Hello students, welcome once again in our discussion of spectrophotometry. Okay, we have discussed so many things till this class, okay, about spectrophotometry. So before beginning with anything new in today's class, let's just recall what we have discussed so far. Is it okay? आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इस यूनिट में अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इस यूनिट में सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और व्हाट इज लाइट। इज इट ओके? उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म डिस्टर्बेंस है जिसमें दो कंपोनेंट्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर मैनर में रन होने वाले दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट। और यही वजह है कि हम किसी भी प्रकार की लाइट को इन जनरल लाइट कहते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी वाइज अगर हम किसी प्रकार की लाइट को डिस्क्राइब करें तो इट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को जो लाइट की प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई है उनको पढ़ा, जैसे कि वेवलेंथ, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, जैसे कि एनर्जी कंपोनेंट और उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमने किस चीज को पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स है मोलिकुलर, एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे होने वाले ऐसे कौन कौन से डिफरेंट इवेंट्स है जिनकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या अलग अलग प्रकार की लाइट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है। और लास्ट क्लास में रिसेंटली हमने पढ़ा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। उसमें हमने तीन मुख्य चीजों को उसमें फोकस्ड तरीके से पढ़ा। पहला, वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं, टाइप्स कौन से हैं। दूसरा फोकस्ड वाला चीज क्या था कि टाइप्स कौन से हैं, अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी हैं। और जो तीसरा पॉइंट ऑफ फोकस था वो था कि उनकी वेवलेंथ की रेंजेस क्या क्या है। करेक्ट? तो एक फिक्स डायग्राम में हमने इन तीनों चीजों को दर्शाया था, शो किया था और एक्सप्लेन भी किया था। और उसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो तुम्हारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो कवर किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमको इस चैप्टर में या बोलो इस यूनिट में पढ़नी है, ओके, वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। और अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो मेजर क्वेश्चन वाला मटेरियल, मेजर क्वेश्चन आप जानते हो 10 मार्क वाला क्वेश्चन, उसका मटेरियल है ये, जिसका नाम है एज अ टॉपिक लास्ट क्लास में भी तुमको मैं बता चुका, लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। इज इट ओके? सो टू बिगिन विथ, डू यू नो कि किसी केमिकल की अर्लीस्ट पढ़ी गई प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका कलर। तुम जानते हो ना, किसी भी केमिकल की या किसी भी बायोकेमिकल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हीट, टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन से, टेम्परेचर से लेकर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट तक, या फिर तुम पीएच बोलते हो, है ना, पीएच मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, ऐसी बहुत सारी, क्रिस्टलाइज हो सकता है, नहीं हो सकता, उसका क्या बोलते हैं, कंपोजिशन क्या है, ये दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है जो हम किसी केमिकल के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बेसिक अर्लीस्ट स्टडीड केमिकल प्रॉपर्टीज जो किसी केमिकल की पढ़ी गई वो थी उसका कलर। ओके, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कलर। डू यू नो व्हाई एनीथिंग हैज अ पर्टिकुलर कलर? एनी केमिकल, किसी भी केमिकल का एक पर्टिकुलर कलर क्यों होता है, या कोई चीज कलरफुल होती है तो उसका एक पर्टिकुलर कलर क्यों होता है? सिंपल है, एक एग्जांपल से समझते हैं। हम जानते हैं कि लीव्स, यंग लीव्स जो होते हैं, फ्रेश लीव्स, पत्ते प्लांट के, दे आर यूजुअली
ग्रीन इन कलर। इज इट ओके? लास्ट क्लास में पढ़े हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से अर्थ के सरफेस तक जो लाइट, सन से थ्रू निकली हुई जो लाइट अर्थ के सरफेस तक एक्चुअल में पहुंच पाती है, वो जनरली ये वाली लाइट होती है। या प्लांट्स जिस लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं वो ये वाली लाइट होती है, विजिबल लाइट। अगर याद हो तो रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर दिस लाइट वाज 400 to 780 नैनोमीटर्स। तो इस विजिबल लाइट में ना, इसको विजिबल क्यों कहते हैं ये आपको मैंने समझाया था। इसको विजिबल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखती है। बाकी किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वी कांट सी विद द नेकेड आईज, दैट्स व्हाई हम बाकियों के लिए ये टर्म यूज नहीं करते विजिबल। ये टर्म हम सिर्फ उसी रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं जिस रेंज ऑफ वेवलेंथ की लाइट हमें नेकेड आईज से दिखती है। और ये वेरियस कलर की होती है, लाइक जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं, जी छूट गया, विग्योर। इट इज नथिंग बट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेनबो वाले 7 कलर्स है ना। तो ये सातों कलर बेसिक कलर्स है लाइट के जो हमको दिखाई देते हैं, करेक्ट। तो जब लीव्स लाइट एब्जॉर्ब करता है विजिबल टाइप की, तो वो इन सातों कलर को एक्सपोज होता है। लीफ इन सातों कलर की लाइट को एक्सपोज होता है। फिर वो ग्रीन ही कलर का क्यों दिखता है, बाकी कलर्स का क्यों नहीं? तो रीजन ये है भाई कि कोई भी केमिकल हो या लीफ हो या और कोई चीज हो, जिन डिफरेंट टाइप के लाइट्स को वो एक्सपोज होती है उसमें से जिस लाइट को या जिस कलर की वेवलेंथ को वो केमिकल एब्जॉर्ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट करता है, वो खुद उस कलर का दिखता है। जैसे कि मैं लीफ की बात करूं तो लीव्स एब्जॉर्ब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट, but instead of absorbing they reflect this component of the light, green wala, and that's why themselves they appear green. Is it okay? लीफ ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि वो ग्रीन कलर की लाइट को छोड़ के बाकी सभी लाइट के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, करेक्ट। ये मार्कर की इंक ब्लैक इसलिए है क्योंकि ये इस कलर को एब्जॉर्ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट करती है, correct. So this is the logic for color, and color was one of the initial properties of any chemical to be studied. अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव में बात करें, जो कि मैं आपको पहली क्लास में समझा चुका हूँ इस यूनिट से रिलेटेड, कि भाई कलर या लाइट, कोई केमिकल कितनी प्रमाण में या कितनी मात्रा में कोई केमिकल किसी प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अगर इस चीज का पता हम लगा पाए तो हम उसके कंपैरिजन में वो केमिकल कितनी मात्रा में प्रेजेंट है या प्रेजेंट है भी या नहीं, ये पता लगा सकते हैं। अगर हम कोई ऐसी टेक्निक इजाद कर ले, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसकी मदद से हम ये गिन सके कि कोई केमिकल कौन से टाइप की लाइट एब्जॉर्ब करता है और कितनी मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, तो हम किसी अननोन सॉल्यूशन में या किसी अननोन मिक्सचर में उस केमिकल के होने का, अगर है तो कितनी मात्रा में है, इसका पता लगा सकते हैं, जिसी को हमने अच्छे से टर्मिनोलॉजी वाइज नाम दिया था क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बराबर। तो बस यही वो टेक्निक है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या सस्ते तौर पे कलोरीमेट्री, जिससे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप का एनालिसिस करते हैं। तो फिर वही बात आती है कि हर एक टेक्निक वर्किंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये जो तुम्हारी टेक्निक है, ये जिन लॉज पे बेस्ड है या जिन वर्किंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज व्हाट यू कॉल लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। लॉज इसलिए क्योंकि दो है जिन्हें बाद में कंबाइन कर दिया गया। इज इट ओके? सो
उसमें से जो पहला लॉ है उसको हम टिपिकली कहते हैं बाउजर-लैम्बर्ट्स लॉ. What is the name, typical name for a first law of yours out of the laws of absorption? Bauger-Lambert's law. Just take a note of statement of this law. Okay. According to this law, okay, the amount of incident light absorbed by particular chemical, okay, just see the description. Amount of incident light absorbed by a particular chemical, okay, depends upon thickness of absorbing material, that is chemical, irrespective of amount of इंसिडेंट लाइट. बहुत ध्यान से पढ़ो इसको, क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओके, द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब बाय अ पर्टिकुलर केमिकल डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल और केमिकल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट. किस पे डिपेंड करता है, कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्बिंग मटेरियल के थिकनेस पे, ना कि कितनी लाइट अंदर गई है इस पे. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां समझो, अगर ये ओके कुछ हमने क्या रखे हैं, ग्लास से बने हुए वायर्स, लेट्स जस्ट से 4 ले लेते हैं, जिनकी सब की थिकनेस सेम है, से 2 सेंटीमीटर्स. किसी की थिकनेस कम नहीं, किसी की ज्यादा नहीं, बराबर बराबर थिकनेस के हैं सब. अब यहां पे लाइट का सोर्स है सपोज, और इसमें कोई XYZ टाइप का केमिकल है, सभी में सेम. तो देखो सभी वायर्स में प्रेजेंट केमिकल भी सेम और सभी वायर्स की थिकनेस भी सेम, लेकिन लाइट सोर्स सिर्फ एक ही है और ये वायर्स ग्लास से बनी हुई है, मतलब इसके थ्रू लाइट क्या हो सकता है, पास हो सकता है. अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होगा क्या, अगर यहां से आने वाली लाइट 100% है और इस 100% लाइट में से इस थिकनेस की वजह से, मतलब 2 सेंटीमीटर थिकनेस के सॉल्यूशन की वजह से 50% लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो बची कितनी, 50%. तो फिर यहां से 50% एब्जॉर्ब हो गई, तो बाहर निकलने वाली ओरिजिनल के कितने बची, 50%, है ना. अब ये 50% लाइट जो यहां एब्जॉर्ब नहीं हुई, बाहर निकली, वो किसके अंदर जाने लायक है, सेकेंड वायर के अंदर. तो इसमें सॉल्यूशन भी सेम, थिकनेस भी सेम, मतलब इसकी भी एबिलिटी इसी की तरह है, आने वाले लाइट के 50% एब्जॉर्ब करने की. तो इसमें जाने वाली लाइट अगर ऑलरेडी 50% है, तो इसका 50% मतलब निकलने वाली 25% होगी ओरिजिनल के.
अब इसके लिए आने वाली लाइट की ओरिजिनल के 25% है, तो ये इसमें से आधा एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां से निकलने वाली लाइट 12.5% होगी ओरिजिनल की। और अगर इसके लिए बात करें चौथे वायर के लिए, तो आने वाली लाइट की 12.5% है और एबिलिटी के हिसाब से ये आने वाली लाइट के 50% एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इससे निकलने वाली लाइट सिर्फ 6.25% होगी। तो ये नियम क्या कहता है, देखो अब इस डायग्राम को देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस डायग्राम को देखो और इस लॉ को पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, amount of incident light absorbed by a particular chemical depends upon thickness and not upon or irrespective of incident light। incident light कितनी आती है इससे फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है, थिकनेस। इस थिकनेस को हम पाथ लेंथ भी कहते हैं। पाथ लेंथ मतलब जितना डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल करना है ना, तो थिकनेस पे डिपेंड करता है कि कितनी परसेंट लाइट आने वाली लाइट में से कितनी परसेंट एब्जॉर्ब होगी, ना कि कितनी लाइट आ रही है, राइट। सो सी दिस अगेन, लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल और केमिकल एंड नॉट अपॉन और इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसे हम यूजुअली I0 के टर्म से डिनोट करते हैं इंसिडेंट लाइट को। मतलब यहाँ इंसिडेंट लाइट 100% है, तो पाथ लेंथ के हिसाब से अगर 50% एब्जॉर्ब होती है तो बचती है 50%। लेकिन अगर तुम इस वायर की बात करो तो इंसिडेंट ही 50% है, तो 50% एब्जॉर्ब करेगा, मतलब 50 में से कितना बचा, और 50%, मतलब 50 का 50% 25%। इसके लिए आने वाली ही 25% है, तो फिर इसका 50% बचेगा 12.5% एंड सो ऑन। इज इट ओके? सो पाथ लेंथ सेम होने की वजह से आने वाली लाइट का 50% हर एक सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर 100 आया तो 50, 50 आया तो 25, 25 आया तो 12.5, 12.5 आया तो 6.25, आगे भी जाएंगे तो और आधा एब्जॉर्ब होगा। दैट्स व्हाट दिस लॉ सेज अबाउट absorption of light। which law? Pauli-Lambert's law। Is it okay? Now if we look at the mathematical statement of this law, इस स्टेटमेंट को हम theoretical statement कहेंगे ना। अगर इसी लॉ के हम mathematical statement को लिखें तो वो कैसा लिखा जाएगा? If we express this law in mathematical terms, it can be given like this: I upon I0 is equal to e to the power minus kb, शॉर्ट में। इसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डोंट वरी। I here is transmitted light। ट्रांसमिटेड लाइट मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, मतलब 100 क्या है, I0, मतलब इंसिडेंट लाइट। I0 क्या है, 100। पहले वायर की बात करें हम तो I0 is 100 and 50 is what, I, ट्रांसमिटेड लाइट। दूसरे वायर की बात करें तो 50 is I0, 25 is I। तीसरे की बात करें तो 25 is I0, 12.5 is I। मतलब I क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट, I0 क्या है, इंसिडेंट लाइट। ओके, ये जो K है यहाँ पे हमने जो शो किया है K, इट इज नथिंग बट ओके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, मतलब किसी XYZ केमिकल की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट। इज इट ओके? और ये जो B है, ये नो डाउट क्या है, पाथ लेंथ या थिकनेस ऑफ द मटेरियल, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर्स है। क्लियर? अब इसे अगर हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें,
मतलब नेगेटिव साइन अगर हम हटाए या हटाना चाहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक, ओके, या हमको एक पावर टर्म अगर हटानी है माइनस के बी की जगह नॉर्मली को इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, टेक नेचुरल लॉग। मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, इतना तो जानते हो कि पावर की स्थिति हटानी है तो वी हैव टू टेक नेचुरल लॉग ऑफ दिस इक्वेशन ln I by I0 will be equal to now kb minus kb to be specific। अब माइनस साइन को अगर हटाना है तो जस्ट इनवर्स दिस, इसको उल्टा कर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाओ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यू विल गेट ln I0 by I, ओके, इज इक्वल टू kb। ये जो इक्वेशन है ये विदाउट एनी पावर एंड विदाउट एनी नेगेटिव साइन वाला इक्वेशन है फॉर विच लॉ, बाउजर लैम्बर्ट्स लॉ। और इसमें से I0 क्या है, इंसिडेंट लाइट, I क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट, K क्या है, किसी एब्जॉर्बिंग मटेरियल की एब्जॉर्बिंग एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। जैसे इस एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कैपेसिटी है 50% लाइट को एब्जॉर्ब करना आने वाली में से। और चौथी चीज पाथ लेंथ या थिकनेस, जिस पे ये लॉ बेस्ड है, करेक्ट। अगर हम इस नेचुरल लॉ को और आगे लेके जाके, ओके, इस डायग्राम को हटा देते हैं बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो नेचुरल लॉग के टर्म्स में है, इसे हम अगर कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसे चेंज होगा, 2.303 log to the base 10 I0 upon I is equal to, yes, 2.303 log to the base 10 I0 by I is equal to kb। This equation is a equation for Bowser-Lambert's law, okay, in common logarithm form, is it okay? तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने यहां तक पढ़ा ये कौन से लॉ के लिए है, पहला लॉ, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन में से पहला लॉ, दैट इज बाउजर-लैम्बर्ट्स लॉ। ध्यान से देख लो, मैं इसमें से सिर्फ इसे रखूंगा, बाकी सब मिटाऊंगा, ठीक है। क्या है बाउजर-लैम्बर्ट्स लॉ का इक्वेशन, यहां स्पेशली लिख लेते हैं, 2.303 log to the base 10 I0 by I is equal to kb। ये किसका इक्वेशन है, बाउजर-लैम्बर्ट्स लॉ का, जो लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन में पहला लॉ है। अब दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं Beer's law, okay। Now what this law state or what this law says as a statement, okay, so according to this law the amount of light absorbed by a particular chemical depends upon its मतलब उस केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन। पहला लॉ क्या कहता था कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी किसी केमिकल के द्वारा वो उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल के
थिकनेस पे डिपेंड करता है। ये दूसरा जो लॉ है बियर्स लॉ, ये क्या कहता है कि इंसिडेंट लाइट में से कितनी लाइट कोई केमिकल एब्जॉर्ब करेगा ये उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो फिर अगर हम यही इक्वेशन फिर से वही सारा कुछ रिपीट करना पड़ेगा, सिर्फ बी की जगह सी रख के, तो उतना करने से बेटर हम इसी इक्वेशन को इस लॉ के हिसाब से अगर मॉडिफाई करें तो इस लॉ के लिए सिमिलर इक्वेशन क्या बन जाएगा 2.303 log to the base 10 I0 upon I is equal to K dash C। अब यहां पे K dash क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सिर्फ K क्यों नहीं लिखा, क्योंकि K इधर भी लिखा है तो सेम नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए K डैश लिख दिया, कांस्टेंट ही है। और C जो है वो क्या है, थिकनेस की जगह जो B से डिनोट की थी यहां C है कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये अगर इक्वेशन नंबर 1 कहें हम बाउजर लैम्बर्ट्स लॉ के लिए, तो ये जो है ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है बियर्स लॉ के लिए। इज इट ओके? अब जब तुम्हारे सिलेबस में लिखा होता है या कहीं तुम अगर पढ़ोगे तो तुमको दिखेगा ओके कि इन दो लॉस को कंबाइंड फॉर्म में लिखा होता है। तो यहां पे जस्ट एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम, इफ वी कंबाइन टू above or above two laws, is it okay, by combining K and K dash as single term, that is A for एब्जॉर्बर्स। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो दो अलग अलग लॉस के स्टेटमेंट्स के हिसाब से है उन्हें कंबाइन कर दे और उन दोनों में यूज कांस्टेंट्स को मतलब K और K डैश को यूनिफाइड कर दे एक सिंगल टर्म में, मतलब स्मॉल a में, जिसका मतलब होगा एब्जॉर्बेंस, तो इन दोनों लॉस का कंबाइंड स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इन दोनों लॉस का कंबाइंड स्टेटमेंट बन जाएगा log ओके टू द बेस 10 I0 बाय, अच्छा थोड़ा इसको साफ सुथरा इसमें लिखना पड़ेगा, जगह हमारे पास नहीं है तो इसको हटा देते हैं, है ना। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है, तो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन वाला लॉ बनेगा जिसे हम कहेंगे बाउजर लैम्बर्ट से लेंगे लैम्बर्ट्स और बियर्स से लेंगे बियर्स, तो बनेगा इक्वेशन फॉर बियर लैम्बर्ट्स लॉ, कंबाइंड इक्वेशन बनेगा log टू द बेस 10 I0 by I is equal to A, B, C, okay, where A is absorbance, B is thickness and C is concentration। Is it okay? ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन फॉर बियर लैम्बर्ट्स लॉ, कंबाइंड लॉ। अब अगर हमने दो लॉज के इक्वेशन को कंबाइन किया है, ठीक है ना, तो हम लॉ को भी कंबाइन कर देते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो वो स्टेटमेंट कैसा लिखा जाएगा, समथिंग लाइक दिस। क्या स्टेटमेंट, किसकी बात कर रहे हैं स्टेटमेंट वाइज, बियर लैम्बर्ट्स लॉ, जो कि दो अलग अलग लॉ
कॉम्बिनेशन है और ये उसका इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। स्टेटमेंट गोज लाइक अमाउंट ऑफ लाइट absorbed by particular material or chemical depends upon its concentration and थिकनेस। यहाँ पे दोनों फैक्टर्स कवर हो गए। देखो कि किसी केमिकल द्वारा या किसी मटेरियल द्वारा कितनी लाइट एब्सॉर्ब होगी वो उसके दो फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि उस केमिकल का या मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और उसकी थिकनेस या पाथ लेंथ कितनी है। इज इट ओके? तो ये जो सारा डिस्क्रिप्शन हमने अभी तक कंप्लीट किया, इक्वेशन बोलो, लॉज बोलो, इसी को हम कहते हैं तुम्हारे लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। बियर्स लॉ पूछा तो बियर्स लॉ बताना पड़ेगा, लैम्बर्ट्स लॉ पूछा तो लैम्बर्ट्स लॉ बताना पड़ेगा, बियर लैम्बर्ट्स लॉ पूछा तो कंबाइंड वाला बताना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन आया तो इक्वेशंस को भी लिखना पड़ेगा। तो ये सब है जो जरूरी है जानना अबाउट लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर एस्पेक्ट्स ऑफ एब्जॉर्बेंस एंड अदर थिंग्स अलोंग विथ डेविएशंस फ्रॉम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। मतलब कोई सॉल्यूशन किन स्थितियों में इस लॉ को ओबे नहीं करता। दैट्स व्हाट वी विल स्टडी अंडर डेविएशंस फ्रॉम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखो, ओके, प्रॉपरली बताई गई चीजों को समझो ताकि आगे पढ़ी जाने वाली चीजें आसान बने। ओके, थैंक यू।